हम आज आचार्य प्रशांत जी की पुस्तक विद्यार्थी जीवन पढ़ाई और मौज के अध्याय 15 का विश्लेषण कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है 3 युवा और 3 सवाल, पढ़ाई, कैरियर, परिवार। और हमारा मिशन आज ये समझना है कि जब करियर चुनने और जीवन को दिशा देने की बात आती है तो इस मानसिक धुंध से बाहर कैसे निकला जाए और अपने काम को एक गहरा उद्देश्य कैसे दिया जाए। बिल्कुल, चलिए इसे थोड़ा खोल कर समझते हैं, क्योंकि शुरुआत ही एकदम जमीनी हकीकत से होती है। हाँ, जब बात जीवन के सबसे अहम मोड़ों की आती है, खासतौर पर अपना करियर, पढ़ाई या जीवन की दिशा चुनने की, एक ऐसी स्थिति जो कभी न कभी हर इंसान के सामने आकर खड़ी हो जाती है। आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है ना, वो किताबी सिद्धांतों से कहीं आगे की बात करती है। बहुत ही व्यवहारिक है। जो पहला युवा है स्रोत में, जी, स्रोत में जो पहला युवा है, उसकी स्थिति आज के हर दूसरे नौजवान जैसी है। उसकी स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी होने वाली है। उसे गाने बजाने का भी शौक है और वो ये देखने के लिए अलग अलग चीजों में प्रयोग भी कर रहा है कि उसे किस काम में सच्ची शांति मिलती है। लेकिन वो फंसा हुआ है एकदम। इस सब के बावजूद वो एक गहरे असमंजस में है। वो तय नहीं कर पा रहा कि आखिर उसे अपनी जिंदगी के साथ करना क्या है। बहुत ही क्लासिक पैरालिसिस बाय एनालिसिस की स्थिति है। मतलब इंसान दिमाग में सारे विकल्प सोच लेता है, कागज पर नफा नुकसान लिख लेता है। हाँ, पूरी लिस्ट बना लेता है। बिल्कुल, लेकिन वास्तविक जीवन में एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा पाता। आचार्य जी का इस पर जो उत्तर है वो सीधे इंसान के अहंकार पर चोट करता है। अच्छा, कैसे? कि सिर्फ सुरक्षित कुर्सी पर बैठकर युद्ध योजना या वॉर स्ट्रैटेजी बनाने से कुछ हासिल नहीं होगा। स्रोत में इस युद्ध योजना वाले हिस्से को बहुत ही दिलचस्प तरीके से समझाया गया है। अक्सर हम अपने कमरों में बैठकर ये मान लेते हैं कि मेरी क्षमता ये है और दुनिया को इस चीज की जरूरत है, जो कि बहुत बड़ी गलतफहमी हो सकती है। वही तो स्रोत स्पष्ट करता है कि इंसान के पास 2 अटकलें या धारणाएं होती हैं। एक अपने खुद के बारे में कि उसे क्या पसंद है या वो किस चीज में माहिर है, और दूसरी दुनिया के बारे में। हाँ, इस दुनिया के बारे में कि बाहर किस काम की क्या कीमत है। और मजेदार बात यह है कि बिना मैदान में उतरे ये दोनों ही धारणाएं पूरी तरह गलत हो सकती हैं। यही वो मनोवैज्ञानिक ट्रैप है या फंदा है जिसमें ज्यादातर लोग फंसते हैं। हम कुर्सी पर इसलिए बैठे रहना चाहते हैं क्योंकि ख्यालों की दुनिया में ना हम कभी हारते नहीं हैं। अरे वाह, क्या बात कही है। ख्यालों में तो हम हमेशा जीतते हैं। बिल्कुल, वहां हमारी योजनाएं हमेशा सफल होती हैं। जमीन पर उतरने का मतलब है वास्तविकता से टकराना, जहां हमारी धारणाएं टूट सकती हैं। इसलिए आचार्य जी का समाधान बहुत सीधा और कठोर है। जमीन पर उतरकर ठोकरें खानी होंगी, प्रयोग करना होगा। हाँ, लेकिन यहाँ प्रयोग करने का मतलब महज शौक पूरे करना या किसी चीज से आसक्त हो जाना नहीं है। प्रयोग इसलिए करना है ताकि सच्चाई को जांचा जा सके। ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे बिना पानी में उतरे सिर्फ किनारे पर बैठकर तैराकी की किताबें पढ़ना। एकदम सही उदाहरण है। मतलब किनारे पर बैठकर घंटों ये विचार विमर्श किया जा सकता है कि बटरफ्लाई स्ट्रोक मारना चाहिए या फ्री स्टाइल, पर पानी के बाहर बैठकर पानी के तापमान या अपनी सांसों की हकीकत का अंदाजा लगाना तो नामुमकिन है ना। जब तक छलांग नहीं लगाएंगे तब तक सब कोरा सिद्धांत है। और यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि प्रयोग का मूल उद्देश्य क्या है। इंसान अक्सर मानता है कि उसे खुद के बारे में सब पता है, लेकिन जब वह असल में कोई काम शुरू करता है तो उसे अपनी कमजोरियों और ताकतों का असली अंदाजा होता है। वो पाता है कि वो खुद को जो समझता था वो वैसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन यहाँ एक व्यवहारिक सवाल उठता है मेरे मन में। जी बताइए। अगर कोई इंसान बस प्रयोग ही करता रहे, मान लीजिए आज उसने गिटार उठा लिया, 6 महीने बाद कोडिंग करने लगा और फिर अचानक बेकिंग का बिजनेस शुरू कर दिया, तो क्या समाज उसे एक क्विटर या बीच में ही मैदान छोड़कर भागने वाला नहीं मानेगा? ये बहुत आम डर है ना? हम इस तरह के वैज्ञानिक प्रयोग करने और बिना किसी दिशा के सिर्फ भटकते रहने के बीच की रेखा कैसे खींचें? भटकाव और प्रयोग के बीच का अंतर इंसान की नीयत और उसके डेटा कलेक्शन के तरीके में छुपा है। डेटा कलेक्शन? हाँ, देखिए, भटकने वाला इंसान हर नई चीज से आसक्त हो जाता है। वो उसमें तुरंत सफलता ढूंढता है और जब संघर्ष का सामना होता है तो उसे छोड़ देता है। वो बस भाग रहा है मुश्किलों से। बिल्कुल। इसके विपरीत जो इंसान प्रयोग कर रहा है वो एक वैज्ञानिक की तरह है। वो हर अनुभव से डेटा इकट्ठा कर रहा है। आचार्य जी स्पष्ट करते हैं कि आज जो प्रयोग हो रहा है वो इसलिए है ताकि ये जांचा जा सके कि जो काम सोचा गया था वो वास्तव में कैसा है। मतलब एक फीडबैक लूप है। एकदम। हो सकता है 6 महीने बाद खुद के और दुनिया के बारे में विचार पूरी तरह से बदल जाएं,
ये बदलाव भटकाव नहीं है, ये एक क्रमिक विकास है। इसका मतलब है कि प्रयोग एक उपकरण है, कोई अंतिम मंजिल नहीं। सही कहा। और जब कोई इंसान इस तरह के वास्तविक प्रयोग करता है तो वह पुरानी और सुरक्षित मान्यताओं की दुनिया से बाहर आ जाता है। और मुझे लगता है यहीं से हम इस चर्चा के अगले और शायद सबसे जटिल पड़ाव पर पहुंचते हैं, जो दूसरे युवा की कहानी है। जी, जो स्रोत में दूसरे युवा की कहानी से सामने आता है। जब प्रयोग करने की इस आज़ादी की कीमत चुकानी पड़ती है और इंसान एक ऐसे नो मैन्स लैंड में पहुंच जाता है जहां ना तो पुराना ढांचा काम आता है और ना ही नया रास्ता साफ होता है। स्रोत सामग्री में इसे त्रिशंकु की स्थिति कहा गया है। ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक त्रिशंकु है जहां इंसान बीच में लटका हुआ है। इस दूसरे युवा की स्थिति बड़ी ही विडंबनापूर्ण है। मतलब पहले इसके लिए सब कुछ तय था। समाज ने एक साफ ब्लूप्रिंट दिया हुआ था। हाँ, कि एक अच्छी डिग्री लेनी है, सुरक्षित नौकरी करनी है, शादी करनी है, बच्चे पैदा करने और बैंक बैलेंस बढ़ाना है। बिल्कुल सेट लाइफ। एकदम। लेकिन जब उसे कुछ नया ज्ञान मिला, जब उसने प्रयोग किया और उसे समझ आया कि सही काम और सही जीवन कुछ और ही होता है, तो वो पूरी तरह उलझ गया। अब समस्या ये है कि ना तो वो सही काम चुन पा रहा है और ना ही उस पुराने ढर्रे पर वापस जा पा रहा है। उसका मन घोर अशांत है। और इसे ही हम शायद कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। जब हमारा नया ज्ञान हमारे पुराने व्यवहार से मेल नहीं खाता तो मन में एक तीव्र घर्षण पैदा होता है। इंसान अपनी पुरानी आदतों से खिंच रहा होता है क्योंकि उनमें सुरक्षा है, और दूसरी तरफ कोई नया बोध उसे अपनी तरफ बुला रहा होता है क्योंकि उसमें सच्चाई है। अब यहाँ बात वाकई बहुत रोचक हो जाती है, क्योंकि इस त्रिशंकु स्थिति को सुलझाने के लिए आचार्य जी जो सलाह देते हैं ना, वो किसी भी आम मोटिवेशनल स्पीकर की सलाह से एकदम उलट है, एकदम अलग है। वे उस युवा से कहते हैं कि या तो सुनना एकदम बंद कर दो या पूरा सुनो। और सबसे चौंकाने वाली बात वे कहते हैं कि अपनी पूरी कोशिश करके खुद को वापस उसी बेहोशी यानी अपनी पुरानी आदतों और पारंपरिक दुनिया में डुबो के देख लो। ये सुनने में अजीब लगता है। बहुत अजीब। आमतौर पर तो यही कहा जाता है कि अपने सपनों का पीछा करो, पीछे मुड़कर मत देखो। लेकिन यहाँ एक मार्गदर्शक कह रहा है कि वापस जाओ और पैसा कमाने की अंधी दौड़ में शामिल होके देखो। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो ये सलाह जितनी चौंकाने वाली लगती है, दार्शनिक रूप से उतनी ही सटीक है। अच्छा, कैसे? इसे समझने के लिए हमें जीवन का अंतिम लक्ष्य को देखना होगा। इंसान आखिर कोई भी काम क्यों करता है? वो अध्यात्म की तरफ क्यों जाता है? शांति के लिए। बिल्कुल, अंतिम लक्ष्य शांति है। अगर किसी इंसान को वही सब पारंपरिक काम करके समाज की तय की हुई राह पर चलकर पैसा और रुतबा कमाकर सच्ची शांति मिल जाती है तो उसे किसी नए ज्ञान या अध्यात्म की कोई जरूरत ही नहीं है। ये तो वही बात हो गई कि अगर शरीर में कोई बीमारी है ही नहीं तो दवा खाने का कोई तुक नहीं है। एकदम सटीक उदाहरण है। सच की जरूरत इंसान को तभी पड़ती है जब झूठ उसे बेचैन करने लगे, जब उस पुराने सुरक्षित ब्लूप्रिंट में घुटन महसूस होने लगे। आचार्य जी का इशारा इसी तरफ है कि पुरानी बेहोशी या अज्ञानता में जीना हमेशा आसान लगता है क्योंकि वहां कोई मानसिक द्वंद्व नहीं होता। समाज ने आपके लिए पहले से ही नियम तय कर रखे हैं, सब कुछ ऑटो पायलट पे चलता रहता है। हाँ, लेकिन जो आधा ज्ञान है, जो त्रिशंकु की स्थिति है, वो सबसे ज्यादा दर्दनाक होती है। इसलिए वे कहते हैं कि जाकर वापस उसी बेहोशी में सोने की कोशिश करो। अगर नींद आ गई तो बढ़िया है, और अगर नया ज्ञान तुम्हें सोने नहीं दे रहा तो फिर तुम्हें आगे बढ़ना ही होगा। बिल्कुल। आधा ज्ञान सबसे ज्यादा दर्द देता है। ये एक ऐसा विचार है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। हाँ। या तो पूरी तरह सो जाओ या पूरी तरह जाग जाओ, बीच का कोई रास्ता नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं है। लेकिन जो लोग ये जान चुके हैं कि पुरानी बेहोशी की दुनिया में अब उनके लिए कोई शांति नहीं बची है, जो लोग जाग गए हैं और हर हाल में होश के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए अगला कदम क्या होना चाहिए? और यहीं से तीसरा सवाल आता है। ये सवाल स्वाभाविक रूप से हमें चर्चा के तीसरे युवा और उसके डर तक ले जाता है। देखिए, जब इंसान पुरानी दुनिया और उसके सुरक्षित पैमानों को खारिज कर देता है तो उसके सामने एक बहुत बड़ा मानसिक खालीपन आ जाता है। पुराने नियम अब लागू नहीं होते और नए नियम अभी बने नहीं हैं। तीसरे युवा का संघर्ष यही तो है। वो कहता है कि पुराने ढर्रे पर तो उसे बिल्कुल नहीं जाना, ये बात तो तय है, लेकिन जब नए रास्ते पर चलने की बात आती है तो उसे असफलता का डर सताता है। वो जानना चाहता है कि इस नए रास्ते पर उससे चूक कहाँ हो सकती है। और यहाँ स्रोत एक बहुत ही गहरा सिद्धांत सामने रखता है कि सिर्फ पुरानी और व्यर्थ चीजों को छोड़ देना ही काफी नहीं है, उस खाली जगह को सक्रिय रूप से भरना भी पड़ता है। बिल्कुल। यहाँ आचार्य जी ने एक बहुत ही शानदार उपमा का इस्तेमाल किया है।
वे इस खालीपन की तुलना रेलवे के जनरल डिब्बे और एक मुख्य अतिथि की कुर्सी से करते हैं। मतलब अगर हमने अपने दिमाग से पुराना कूड़ा कचरा हटा दिया है, लेकिन उसकी जगह कोई नया और ऊंचा उद्देश्य नहीं रखा, तो वो जगह ज्यादा देर तक खाली नहीं रहेगी। जैसे रेलवे के जनरल डिब्बे में जरा सी जगह मिलते ही कोई भी आकर बैठ जाता है। एकदम वही। वैसे ही मन में कोई भी इधर-उधर का विचार, कोई नया लालच या कोई नई उलझन आकर उस मुख्य अतिथि की कुर्सी पर कब्जा कर लेगी। ये तो बहुत रिस्की है। इंसान को लगता है कि उसने बगावत करके पुराना सिस्टम छोड़ दिया तो उसने बहुत बड़ा काम कर लिया। हाँ, पर काम करना छोड़ना नहीं है। एक नए उद्देश्य के लिए निरंतर श्रम जरूरी है। ये बिल्कुल ऐसा है कि अगर हमने अपने कंप्यूटर को तेज चलाने के लिए सारे बेकार टैब्स और प्रोग्राम्स बंद कर दिए, लेकिन फिर कोई नया और ज़रूरी काम शुरू नहीं किया, तो क्या होगा? अगर सिस्टम बस ऐसे ही खाली छोड़ दिया जाए तो कोई ना कोई बैकग्राउंड वायरस या अनचाहा अपडेट अपने आप कोई नया बेकार टैब खोल देगा। बिल्कुल सटीक एनालॉजी है। खालीपन अपने आप में एक जोखिम है। तो इन सब का क्या मतलब है? मतलब पुराने को खारिज करने के लिए तो अक्सर युवा बड़े जल्दी तैयार हो जाते हैं, पर इस खाली कुर्सी पर सही मुख्य अतिथि को कैसे बिठाया जाए? और क्या ये मुख्य अतिथि खोजने का विचार सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जिनकी बुनियादी जरूरतें पूरी हो चुकी हैं? ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। अक्सर ऐसा लगता है कि ऊंचा उद्देश्य सिर्फ अमीरों का शौक है। हाँ, अक्सर यही माना जाता है। लेकिन स्रोत में जो निरंतर श्रम की बात कही गई है, वो इसी भ्रांति को तोड़ती है। खाली जगह जानबूझकर इसलिए बनाई जाती है ताकि वहां उसे बिठाया जा सके जिसका उस पर असली हक है। सही बात है। समस्या ये है कि लोग चीजों को खारिज करना तो सीख गए, लेकिन किसी नई चीज को अपनाकर उसमें पूरी तरह डूबकर मेहनत करने से कतराते हैं। भागते हैं मेहनत से। हाँ, चाहे इंसान सर्वाइवल के लिए कोई छोटी नौकरी ही क्यों ना कर रहा हो, अगर उसका अंतिम उद्देश्य स्पष्ट है तो वो छोटा काम भी उस मुख्य अतिथि की सेवा बन जाता है। पुराने को छोड़ना एक झटके की घटना हो सकती है, लेकिन नए को अपनाना एक सतत, एक लंबी प्रक्रिया है जिसके लिए रोज मेहनत करनी पड़ती है। इसका मतलब है कि मुख्य अतिथि को बुलाने के लिए आयोजन करना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है। वो अपने आप आकर कुर्सी पर विराजमान नहीं होता। बिल्कुल नहीं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि वो नया उद्देश्य, वो मुख्य अतिथि होना कौन चाहिए, और हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि आगे बढ़ते हुए हम फिर से किसी नए जाल में नहीं फंस रहे हैं। और यही बात हमें कोर टेक अवे की तरफ ले जाती है। जी, ये हमें इस पूरी चर्चा के सबसे अहम हिस्से की तरफ ले जाता है। देखिए, इंसान अपनी पूरी ऊर्जा लगाकर शिक्षा हासिल करता है, डिग्रियां लेता है, कौशल सीखता है, लेकिन स्रोत बहुत ही साफ शब्दों में उस बिंदु को रेखांकित करता है जहां सबसे बड़ी चूक होती है। कहाँ होती है वो चूक? इंसान तब हारता है जब वो अपने कौशल, अपनी कला या अपनी शिक्षा का इस्तेमाल किसी निचले उद्देश्य के लिए करने लगता है। यहाँ स्रोत में एक बहुत ही स्पष्ट और कड़ा नियम दिया गया है ना, कि सत्य को ध्यान में रखकर कुछ नहीं किया जाता। जो भी किया जाता है वो सत्य को समर्पित किया जाता है। बिल्कुल, यही पंक्ति है। शुरुआत में यह विचार थोड़ा अमूर्त या दार्शनिक लग सकता है, लेकिन इसके जो उदाहरण दिए गए हैं वो पूरी तरह से आज की दुनिया की हकीकत है। हाँ, क्योंकि दुनिया को हर तरह के पेशों की जरूरत है। समाज को विज्ञान वालों की, कला वालों की, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, सबकी जरूरत है। काम अपने आप में कभी बुरा नहीं होता। तो फिर बुरा क्या है? असली सवाल यह है कि उस काम के पीछे की नीयत क्या है। एक वकील अदालत में किस चीज की पैरवी कर रहा है? वो न्याय के लिए लड़ रहा है या सिर्फ किसी अपराधी को बचाने के लिए अपनी वकालत की कला का इस्तेमाल कर रहा है? या जैसे कोई MBA करने वाला मार्केटिंग का विशेषज्ञ है, सवाल ये नहीं है कि उसकी मार्केटिंग की तकनीक कितनी अच्छी है, सवाल ये है कि वो दुनिया को बेच क्या रहा है। बिल्कुल। कोई ऐसा प्रोडक्ट जो लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहा है, या कुछ ऐसा जो जीवन को बेहतर बना रहा है। यही वो जगह है जहां सारा ज्ञान और सारी कलाएं कसौटी पर परखी जाती हैं। निष्कर्ष यह है कि सारी डिग्रियां, सारा कौशल बहुत बढ़िया है, बशर्ते उसका इस्तेमाल बढ़िया हो। सही बात है। और अगर उसका इस्तेमाल किसी बेकार या नुकसानदेह चीज के लिए हो रहा है तो वो सारी शिक्षा व्यर्थ है। इसे एक पावरफुल AI एल्गोरिदम की तरह समझ सकते हैं। मतलब डिग्रियां, टैलेंट और कलाएं सिर्फ कोडिंग की तरह हैं, वे अपने आप में महज कुछ औजार हैं। बहुत बढ़िया उपमा है। अब एक शानदार कोडर उसी एल्गोरिदम का इस्तेमाल कैंसर जैसी बीमारी की सटीक दवा खोजने के लिए कर सकता है, और वही कोडर उसी तकनीक का इस्तेमाल सोशल मीडिया पर लोगों को भड़काने और उनका ध्यान खींचने वाले एडिक्टिव फीड्स बनाने के लिए भी कर सकता है।
एकदम सही। कौशल दोनों जगह समान है, लेकिन उद्देश्य जमीन आसमान का अंतर पैदा कर देता है। ये तुलना बिल्कुल सटीक है। असली परीक्षा उस औजार की नहीं है। असली परीक्षा ये है कि उस औजार को चला कौन रहा है और किस दिशा में चला रहा है। आचार्य जी का ये विचार हमारी पूरी शिक्षा प्रणाली को देखने का नजरिया ही पलट देता है। हम बचपन से सारा जोर इस बात पर लगाते हैं कि बस एक अच्छी डिग्री मिल जाए। सब इसी दौड़ में है। हाँ, क्या करना है इस पर तो पूरी जिंदगी लगा देते हैं, लेकिन क्यों करना है ये सवाल कभी पूछा ही नहीं जाता। ये एक ऐसा आईना है जो हमें खुद से ये पूछने पर मजबूर करता है कि हम जो भी कर रहे हैं वो किसे समर्पित है। अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण के मुख्य रत्नों को समेटना चाहें ना, तो हमारे सामने जीवन को दिशा देने के कुछ बहुत ही ठोस सिद्धांत निकल कर आते हैं। बिल्कुल, एक बार समराइज कर लेते हैं। सिर्फ सुरक्षित कमरों में बैठकर ख्याली पुलाव पकाने से बचना होगा। जमीन पर उतरकर एक वैज्ञानिक की तरह प्रयोग करना होगा ताकि अपनी और दुनिया की असली हकीकत का पता चल सके। सही बात है। दूसरा, त्रिशंकु जैसी आधी अधूरी और दर्दनाक स्थिति में लटकने से बेहतर है कि या तो पुरानी दुनिया की बेहोशी में ही शांति ढूंढ ली जाए या फिर पूरी तरह से नए और सच्चे रास्ते को अपना लिया जाए। और तीसरा, सबसे अहम बिंदु, दिमाग की मुख्य अतिथि की कुर्सी को कभी खाली नहीं छोड़ना है। उसे एक ऊंचे उद्देश्य से भरना है और इसके लिए लगातार श्रम करना है। साथ ही हमेशा ये याद रखना है कि हमारी डिग्रियां और हमारी कलाएं सिर्फ हथियार हैं और उनकी सार्थकता इस बात से तय होती है कि वे किस सत्य को समर्पित हैं। आज के समय में जब हर तरफ से सूचनाओं की बाढ़ आई हुई है और हर दूसरा व्यक्ति ये बता रहा है कि सही रास्ता क्या है, ऐसे में ये चर्चा हम सबके लिए एक मानसिक एंकर का काम करती है। बिल्कुल करती है। ये विश्लेषण हमें ये याद दिलाता है कि जीवन का रास्ता पहले से बना हुआ या कहीं छपा हुआ नहीं मिलता। ये रास्ता तो सही नियत और पूरी जागरूकता के साथ एक एक कदम बढ़ाने से खुद ब खुद बनता चला जाता है। और इसी बातचीत की गहराई से एक ऐसा विचार उपजता है जिस पर विचार करना आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। वो क्या? अगर हमारी डिग्रियां और हमारे कौशल सिर्फ औजार हैं और उनका अंतिम उद्देश्य ही सब कुछ तय करता है, तो क्या हमें इस बात पर गंभीरता से विचार नहीं करना चाहिए कि जिस शिक्षा प्रणाली ने हमें ये डिग्रियां दी हैं, उसका अपना मूल उद्देश्य क्या था? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। क्या एक ऐसी प्रणाली जो मूल रूप से हमें उसी बेहोशी की दुनिया में एक मशीन का पुर्जा बनाने के लिए डिजाइन की गई थी, जहां सफलता का मतलब सिर्फ अंधाधुंध पैसा और सामाजिक रुतबा है, क्या उस प्रणाली के दिए गए औजारों से कभी होश और सत्य की कोई ठोस इमारत खड़ी की जा सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे सोचने के पूरे ढांचे को ही हिलाकर रख देता है। इस गहरे और विचारोत्तेजक प्रश्न को हम अगली बार तक के लिए यूं ही गूंजने के लिए छोड़ देते हैं। सोचने वाली बात तो है। अगली बार जब जीवन का नेविगेशन सिस्टम काम न करे और सामने कोई तयशुदा नीली लाइन न दिखे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये इस बात का स्पष्ट संकेत है कि अब वो समय आ गया है जब अपनी मंजिल का रास्ता खुद बनाना होगा, जमीन पर उतरकर, ठोकरें खाकर और एक बहुत ही ऊंचे उद्देश्य के साथ। आज के इस गहरे विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली गहरी चर्चा में।